जिन्नात का बादशाह एपिसोड 1। 200 साल बाद देखते देखते वक्त आज 200 साल आगे पहुंच चुका था। दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी, कहां से कहां पहुंच चुकी थी। टाइम ऐसा आ गया था कि यहाँ बड़े बड़े परिवारों का राज चलता था। जिसका परिवार जितना पावरफुल, दुनिया पर उसका राज चलता था। दुनिया के 3 सबसे बड़े परिवार थे। तीसरे नंबर पर था शाह परिवार, जो कि बहुत ही पावरफुल परिवार था, जिसका मुखिया संजय शाह था, जिसे अच्छे लोग डर जाते थे। जिस परिवार का सदस्य सबसे ज़्यादा पैसे में होता वही ताकतवर होता और वही परिवार का मुखिया होता। दूसरे नंबर पर था सक्सेना परिवार, वो भी बेहद पावरफुल परिवार था और उसका मुखिया आलोक सक्सेना था। परिवार का अगला मुखिया परिवार के सबसे ताकतवर, फिर चाहे वो पैसों में हो या पावर में, उसे ही चुना जाता था। और पहले नंबर पर था जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल परिवार था, जिसके आगे किसी की खड़े रहने की हिम्मत तक नहीं थी, ना ही किसी की बोलने की। इस परिवार के सदस्य अगर मार्केट में निकले तो इनका नाम सुन लोग सिर झुका लेते। इनके आगे किसी की हिम्मत नहीं कि इनके आगे कुछ भी कहे। सारे बड़े परिवार सिर्फ एक इस परिवार से हर तरीके से जुड़ना चाहते थे, उनसे रिश्ता बनाकर अपने परिवार को मजबूर बनाना चाहते थे। खासकर इस परिवार के मुखिया से रिश्ता जोड़कर हर परिवार और दोनों बड़े परिवार सक्सेना और शाह परिवार दोनों ही अपने घर की बेटी का रिश्ता इस बड़े परिवार के मुखिया से करना चाहते थे, क्योंकि इस परिवार का मुखिया कोई बूढ़ा नहीं बल्कि जवान और बेहद हैंडसम था, जो कम उम्र में ही परिवार का मुखिया बन गया था। वो इकलौता वारिस था इस परिवार और पूरी संपत्ति का इकलौता कुलपति था। पर परेशानी की बात ये थी कि आज तक सबने सिर्फ उसके बारे में सुना था। उसकी तस्वीर 1-2 बार मुश्किल से देखी थी, पर आज तक कोई उसे मिला नहीं, ना ही सामने से किसी ने उसे देखा था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ रहता है, जो किसी को नहीं दिखता। बस उसका नाम सुना है और उसकी जगह हर डील और सारे डिसीजन उसके खास साथी करते थे। और वो परिवार है सिंघानिया परिवार, दुनिया का सबसे पावरफुल परिवार। और उस परिवार का मुखिया है करण सिंघानिया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं मिला। आज तक किसी ने नहीं देखा उसे। इस परिवार को और बिजनेस को करण सिंघानिया के खास आदमी आदि, कार्तिक, ऋषि संभालते थे और उनके बच्चे उनका साथ देते थे। पर मुखिया की कुर्सी पर करण सिंघानिया बैठा था, जिसे किसी ने नहीं देखा। उसके लिए इस परिवार की मुखिया की कुर्सी खाली थी। वही सिंघानिया विला में आदि, कार्तिक और ऋषि तीनों बैठे आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो तीनों ही बहुत समझदार और सीनियर हो गए थे। अब उनमें पहले की तरह बचपना नहीं था, नहीं कोई बदमाशी। वे तीनों अब पहले से ज़्यादा समझदार और खतरनाक हो चुके थे। उन्हें भी इंतजार था तो बस अपने बॉस के वापस आने का, करण के वापस आने का। पर 200 साल बीत चुके थे, करण वापस नहीं आया था और ना ही परी। इसी इंतजार के कारण तीनों पहले से ज़्यादा सीरियस और खतरनाक हो गए थे। तीनों ही रोज उस जगह जाते थे जहां इनका बॉस यानी करण सिंघानिया दफन था। तीनों वहां जाकर घंटों बैठते और बातें करते थे और जो भी होता दुनिया में सब बताते थे। क्या क्या बदल गया वो सब बताते थे। 200 साल में सब कुछ बदल गया था। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई थी। पर उस जंगल जहां करण सिंघानिया दफन था, वहां इन तीनों ने मिलकर कुछ बनने नहीं दिया। उस जंगल को खरीदकर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर उसे अपने अंडर में ले लिया था, ताकि उस पर ना कोई मॉल बन सके, ना कोई बिल्डिंग। आज भी वो जंगल वैसा ही था जैसा 200 साल पहले था। उन तीनों की बातें करण जमीन के नीचे बर्फ में जमा अपनी आंखें बंद किए सब सुनता था, पर रिएक्ट कुछ नहीं कर पाता था और ना ही कुछ कह पाता था। करण ने ही खुद ये सजा दी थी और 200 साल से वो ये सजा भुगत रहा था। आदि करण के पास बैठकर कहता है, पता नहीं बॉस भाभी कब वापस लौट कर आएगी। कितना इंतजार किया पर वो नहीं आई। 200 साल हो गए हैं पर वो अब तक नहीं आई। कब आएगी वो? बॉस क्यों नहीं आ रही है? वो नहीं आएगी तो क्या आप यूं ही दफन रहेंगे? देखो आपके बिना क्या हो गया है। काली शक्तियों का कितना आतंक बढ़ गया है। इन सबको सिर्फ आप ही रोक सकते हैं बॉस, पर आप पता नहीं कब वापस आएंगे। कब लौटेगा जिन्नात का बादशाह फिर से और कायम करेगा अपनी बादशाही। फिर कब राज होगा बादशाह का इस दुनिया पर और बाकी लोगों पर। बादशाह आप नहीं है तो जिन्नात की दुनिया पर उस अंगारा जिन ने राज कर लिया है। भले ही वो बादशाह की कुर्सी पर नहीं बैठा है, पर खुद को वो बादशाह ही समझता है।
और अब तो इस दुनिया पर भी काली शक्तियाँ राज कर रही हैं। मुझे डर है धीरे धीरे वो इस दुनिया से भी आपका राज खत्म ना कर दे, क्योंकि काली शक्तियाँ जानती हैं बादशाह बर्फ समाधि में गहरी नींद में सो रहा है और अपनी महबूबा का इंतजार कर रहा है। इसलिए उनकी टीम कमज़ोर है अपने बॉस के बिना, इसलिए वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और धीरे धीरे हमें कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे तो आपका नाम सब खत्म हो जाएगा। हमारे लिए, हम सब के लिए वापस लौट आइए बादशाह। आदि की बात पर कार्तिक कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है आदि, क्योंकि जब तक वो नहीं लौटेगी तब तक बादशाह नहीं लौटेगा। बादशाह की वापसी के लिए उसे लौटना होगा। ये सुन आदि ऊपर की तरफ देखकर कहता है, कहाँ है आप? ऐसा कहाँ जाकर छुप कर बैठ गई हो जो दोबारा जन्म ही नहीं ले रही है? आपके बिना हमारे बॉस जन्नत के बादशाह वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए आप लौट आइए वापस। हमारे लिए ना सही तो उसके लिए जो बेइंतहा मोहब्बत करता है आपसे। लौट आइए उसके लिए। इतना कहकर आदि रोने लगता है। वही आदि की बात पूरी होते ही जयपुर सिटी के एक घर में बेड पर लेटी लड़की चौंक कर उठ जाती है। वो लड़की डरते हुए खुद से कहती है, फिर से वही सपना, वही पुकार। बचपन से ये सपना, ये पुकार हमें सोने नहीं देती, बहुत परेशान करती है। वो लड़की चीख कर उठी थी। उसकी चीख सुन उसके पास लेटी उसकी माँ उठ जाती है और अपनी बेटी को देख कहती है, क्या हुआ लाडो, तू ठीक है? अपना सिर क्यों पकड़ रखा है? ये सुन वो लड़की कहती है, माँ, फिर से वही बचपन वाला सपना जो रोज हमें परेशान करता है, सोने नहीं देता, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो, कोई पुकार रहा हो हमें। ये सुन वो औरत कहती है, ना लाडो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आ जा मेरी गोद में, मैं तुझे सुलाती हूँ। ये सुन वो लड़की अपनी माँ की गोद में सिर रख कर सो जाती है। वो लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्यों ये सपने हमें परेशान कर रहे हैं? क्यों किसी की पुकार हमें सुनाई दे रही है? ये सब हमें इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? ये सुन उस लड़की की माँ कहती है, मैं तुझे बताती हूँ लाडो, तेरे जन्म का राज और उससे जुड़ी बातें। जानती है लाडो, 20 साल पहले जब तेरा जन्म हुआ था तो काफ़ी तूफान आया था दुनिया में। तू मेरे पेट में थी। तेरे पापा और मैं उस वक्त अकेले तूफान में फंसे थे। तेरा जन्म होने वाला था और हमारी मदद के लिए कोई नहीं था। कुछ अजीब भी हो रहा था, जैसे कोई ना चाहता हो तुम्हारा जन्म हो। कुछ तो अजीब था जो तुम्हें मेरे पेट में ही मारना चाहता था। तब हमें एक बड़े साधु बाबा मिले। वो अपने आश्रम में ले गए और उनके आशीर्वाद से सब ठीक हुआ और तुम्हारा जन्म हुआ। तब उन साधु ने कहा था, आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है और ये किसी खास मकसद के लिए पैदा हुई है, किसी खास इंसान के लिए आए हैं। और इसके कारण वो खास इंसान, एक बड़ी दैविक शक्ति जो सदियों से गहरी नींद में है, वो जागेगी। यही सबसे बड़ा मकसद है इसकी जिंदगी का। इसे उसकी पुकारें सुनाई देगी, सपने आएंगे और जब ये उस तक पहुंच जाएगी, उस दैविक शक्ति, उस खास इंसान जो इस दुनिया के कल्याण और रक्षा के लिए बना है, उसे जगा देगी, तो इसे ये सपने आना और पुकारें सुनाई देना बंद हो जाएगी। ये लड़की खास इस दुनिया में उसके लिए ही आई है और इस दुनिया की सारी बुरी और काली शक्तियाँ इसके पीछे पड़ेंगी इसे मारने के लिए। वो ही काली शक्तियाँ ये तूफान लाई थी ताकि इसका जन्म ना हो, क्योंकि वो यह नहीं चाहती कि वो आज़ाद हो, फिर से जाग जाए और लौटकर वापस आए। और उसके लौटने और वापस आने का सिर्फ एकलौता माध्यम ये लड़की है, इसलिए वो लोग इस माध्यम को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग इसका जन्म कभी नहीं होने देंगे और इस बार बड़ी मुश्किल से इसका जन्म हुआ है, ईश्वर की मर्जी और सुरक्षा से। इसलिए जब तक ये उस तक नहीं पहुंच जाती और उसे नहीं जगा देती, तब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं इसे एक ऐसा कवच पहनाता हूँ जो इसकी रक्षा करेगा और कोई भी काली शक्ति इस तक नहीं पहुँच पाएगी, इसके अस्तित्व को नहीं पहचान पाएगी। जब ये बड़ी हो जाएगी और उस तक पहुँच जाएगी, ये कवच अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सुन उस बच्ची का बाप कहता है, बाबा, अगर ऐसा हुआ तो वो सारी बुरी शक्तियाँ फिर से मेरी बेटी पर हमला करेगी। ये सुन वो बाबा कहता है, फिर कोई डरने की बात नहीं होगी, क्योंकि वो आ चुका होगा। वो इसका सबसे बड़ा कवच है, इसका सबसे बड़ा रक्षक। उसके रहते कोई इसे छू भी नहीं सकता। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी उसके आने के बाद, बस उसके जागने की देरी है, फिर तो ये तूफान शांत हो जाएगा। ये सुन उस बच्ची की माँ कहती है, बाबा आप कौन हैं? ये सुन वो बाबा कहता है, मुझे लोग प्रथम बादशाह कहते हैं।
ताकतवर परिवार उस बच्ची की माँ उस बाबा से कहती है, बाबा आप कौन हैं? ये वो बाबा कहते हैं, मुझे लोग प्रथम बादशाह कहते हैं। वो बाबा कहते हैं, इस बच्ची को लेकर आप लोग यहाँ से दूर चले जाइए। जब इसके वापस यहाँ आने का वक्त होगा तो इसकी किस्मत और समय खुद ही इसे यहाँ तक ले आएगा। अभी इसका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। इसका सुरक्षित रहना और सही समय पर वापस यहाँ लौटना बहुत जरूरी है। उसके लिए इसे यहाँ आना होगा। और हाँ, इसका नाम परी रखिएगा। ये सुन उस बच्ची के माता पिता हैरानी से उस बाबा को देखते हैं। और वो बाबा जो और कोई नहीं बल्कि प्रथम बादशाह थे, वो उस बच्ची को एक ताबीज पहनाते हैं और कहते हैं, ये ताबीज कभी इसके गले से अलग मत होने देना। जब सही वक्त आएगा तब अपने आप ये ताबीज टूटकर गायब हो जाएगा, पर तब तक गलती से भी इसे इसके गले से अलग मत करना, वरना काली शक्तियों को इसका पता चल जाएगा और वो इसे मारने के लिए आ जाएगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उस बच्ची के माता पिता उस बाबा को जाते देखते रह जाते हैं। आगे जाकर वो बाबा गायब हो जाते हैं। उस बच्ची के माता पिता बाबा के कहने के हिसाब से बच्ची का नाम परी रखा था। उस बच्ची की माँ का नाम दामिनी था। दामिनी अपने पति से कहती है, परी के पापा चाहिए, हम लोग परी को लेकर जयपुर चले जाते हैं मेरे पापा के घर। मेरे पापा बहुत पावरफुल इंसान हैं। उनका परिवार पावरफुल परिवार के 8 नंबर पर आता है और वो परिवार के मुखिया हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सुन परी के पापा कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर दामिनी अपने अतीत से बाहर आ जाती हैं और परी से कहती है, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। मैं नहीं जानती उस बाबा के कहने का क्या मतलब था बेटी, पर उस दिल्ली शहर से तेरा जरूर कुछ तो नाता है। तेरे पापा तो नहीं रहे पर तू उनकी आखिरी निशानी है। मेरे पास तो एक ही मेरा परिवार है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। जब से भैया इस परिवार के मुखिया बने हैं तब से सब बदल गया है। मैं जानती हूँ मेरे कारण तेरी जिंदगी यहाँ अच्छी नहीं है, पर बेटी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है और कहीं जा भी नहीं सकते। ये सुन परी कहती है, माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? मामा जी जैसे भी हैं उन्होंने हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी है, वही बड़ी बात है। उन्होंने कम से कम बेसहारा करके यहाँ से निकाला तो नहीं ना, वरना मामी जी ने तो हम जब छोटे थे तभी घर से निकाल दिया था। वो तो मामा जी ने ही वापस घर में रखा। ये सुन दामिनी कहती है, सही कहा बेटा तुमने। भैया की मेहरबानी है जो रहने के लिए छत दी, पर मेरे तीनों भैया के बच्चे तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैं जानती हूँ बेटी, क्योंकि मेरी परी बहुत सीधी है और तू तो हर छोटी छोटी बात से डर और घबरा जाती है, इसलिए वो लोग तेरा फायदा उठाते हैं, तुझे डराते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत डर जाती है, पर मुझे विश्वास है तेरे अंदर के ये डर जल्दी खत्म हो जाएगा और तू भी बाकियों की तरह आम जिंदगी जी पाएगी। दामिनी यह कहते हुए परी की तरफ देखती है तो पाती है परी सो चुकी थी। उसे देख दामिनी कहती है, न जाने क्यों तेरे अंदर इतना डर है बेटी, थोड़ी सी आहट से भी तू डर जाती है। सब तुझे डरपोक कहकर चिढ़ाते हैं। मैं जानती हूँ तुझे सबसे हर बात से बहुत डर लगता है, पर एक दिन तेरे ये अंदर का डर जरूर खत्म होगा, तू भी आम लड़कियों की तरफ जी पाएगी। इतना सोचकर दामिनी भी सो जाती है। वही दूसरी ओर सिंघानिया विला में RKS यानी राधिका, काव्या, संध्या बैठी आदि कार्तिक और ऋषि का इंतजार कर रही थी। इन लोगों ने अपनी तन्हाई और दर्द को मिटाने के लिए 2 बच्चों को गोद लिया था, या यूं कहीं अपनी शक्तियों से बनाया था। वो दोनों बच्चे भी आम इंसान नहीं बल्कि जिन थे। एक लड़का था और एक लड़की। ये उन 6 के बीच 2 बच्चे थे जो उन 6 के लाडले थे। लड़के का नाम राघव था और लड़की का नाम शालिनी था। ये दोनों ही उनके दर्द भरे दिन के सहारे थे। वो दोनों भी जिन थे और काफ़ी ताकतवर थे, क्योंकि उन्हें शक्ति अपने 6 माता पिता से जो मिली थी, जो बादशाह के खास और करीबी थे। उन दोनों की उम्र 150 साल के आसपास की है, पर वो आदि और सबकी तरह जवान और बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जिनकी यही तो खासियत है, उनकी उम्र कितनी भी हो पर वो हमेशा जवान ही रहते हैं। उनकी असली उम्र कोई नहीं बता सकता। ये पांचों ही हॉल में बैठे आदि, कार्तिक और ऋषि के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो तीनों मेन गेट से अंदर आते हैं। उन तीनों को देख संध्या कहती है, क्या हुआ, कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ पता चला उसके आने का, और भाई कब लौटेंगे? ये सुन आदि कहता है, नहीं अभी तक कोई खबर नहीं मिली, ना ही कुछ पता चला है। पता नहीं बॉस आखिर कब वापस आएंगे।
ये सुन तीनों ही निराश हो जाती हैं। उन्हें निराश देख राघव कहता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ, आप लोग फालतू ही बेकार उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो वापस नहीं आने वाले, अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते। इसलिए ये बेकार की फालतू उम्मीद छोड़िए और नया बादशाह चुन लीजिए। मुझे बादशाह और इस परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बैठा दीजिए। ये सुन सब गुस्से में राघव को घूरने लगते हैं। आदि गुस्से में कहता, बॉस की जगह कोई नहीं ले सकता और ये बात हम तुझे अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए अपनी ये जिद और लालच छोड़ दे, समझा। ये सुन राघव गुस्से में कहता है, आपकी इसी जिद के कारण देखो वो अंगारा जिन धीरे धीरे अपना राज पूरे जिन लोक पर जमा रहा है और जल्दी ही धरती लोक पर भी जमाएगा, देखना आप लोग। बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, और आप लोगों को बचाने और मदद के लिए नहीं आएगा आप लोगों का वो बादशाह जो एक लड़की के लिए दफन हो गया है। इतना कमजोर बादशाह जो एक लड़की के प्यार में खुद को दफन कर बैठा, तबाह कर बैठा। ऐसे कमजोर बादशाह की वैसे भी किसी को जरूरत नहीं है। राघव आगे और कुछ बोलता उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ आकर लगता है जो संध्या ने उसे मारा था। संध्या गुस्से में कहती है, अपनी जबान संभाल राघव, वरना बहुत महंगी लड़ेगी तुझे। ये मत बोल, तू जिनके बारे में बोल रहा है वो जिन्नात के बादशाह हैं और वो कोई कमजोर नहीं है, बल्कि उस दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। उनकी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता था। उन्हें रोकने खुद देवता आए थे। जिस दिन वो वापस आ गए उस दिन सबकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए काली शक्तियाँ नहीं चाहती वो बाहर आए। काव्या भी कहती, हाँ जब वो लौट कर आएंगे तब अपने आप सब पीछे हट जाएंगे, जो भी उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है वो सब गायब हो जाएंगे। बादशाह की जगह कोई नहीं ले सकता, जब तक वो जिंदा है तब तक जिन्नात के बादशाह वह रहेंगे। अगर कोई उनके पीछे से बैठ भी गया उनकी जगह पर तो उनके आते ही वो खुद वो जगह छोड़ देगा, क्योंकि बादशाह सिर्फ एक है और वो करण सिंघानिया है और मुखिया भी वही है। ये सुन राघव गुस्से में अपने दांत पिसते रह जाता है। कार्तिक राघव से कहता है, जल्दी ही हमारे बादशाह लौट आएंगे, हमारा दिल कहता है, और तुम्हें समझा रहे हैं उनके आने तक सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुन राघव गुस्से में वहां से चला जाता है। उसे जाता देख शालिनी कहती है, जाने दीजिए मम्मी पापा लोग, आप तो जानते हैं भाई ऐसे ही हैं। वैसे आपने कहा था न कि बादशाह को सिर्फ उनकी मोहब्बत ही उन्हें नींद से जगा सकती है। सुना दी हाँ में सिर हिला देता है। ये देख शालिनी कहती है, तो पापा में भी तो कितनी मोहब्बत करती हूँ उनसे कभी मिली भी नहीं, बस उन्हें सिर्फ फोटो में देखा है और इतनी मोहब्बत करती हूँ। फिर मेरे छूने से वो नींद से क्यों नहीं जागते? मैं कितनी बार सच्चे दिल से वो जहाँ दफन है वहाँ छूती हूँ, फिर क्यों नहीं जागते? ये सुन सब अपना सिर पीट लेते हैं। शालिनी करण से बहुत प्यार करने लगी थी। आदि और सब उसे समझा समझा कर दुखी हो गए थे कि दूर रहे बादशाह से भूल जाए उसे कभी नहीं मिलेंगे, पर शालिनी किसी की नहीं सुनती थी। वो हर बार यही सवाल करती थी और उसका जवाब कोई नहीं देता था। शालिनी के फिर से वही सवाल के कारण सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और शालिनी वही खड़ी खुद से ही सवाल करने लगती है। दिन यूं ही चल रहे थे। कुछ बुरी शक्तियां इंसानों का रूप लेकर बड़े परिवार की ताकतों के रूप में राज कर रही थी और कमजोरों का हाल बुरा कर रही थी। उनका आतंक बहुत बढ़ गया था, सब उनके आतंक से परेशान थे। उनके दबदबे के कारण धीरे धीरे सिंघानिया परिवार का नाम, ताकत और रुतबा सब कम हो रहा था। एक परिवार जो खुराना परिवार था वो काफी अपनी ताकत और राज पूरी दिल्ली पर जमा रहा था और सिंघानिया परिवार को टक्कर दे रहा था। खुराना परिवार कोई आम परिवार नहीं था। उस परिवार में सब बुरी शक्तियां थी। वो एक बेड़ियों का परिवार था जो इंसानी रूप लेकर धरती लोक पर आकर रह रहे थे। वो आने वाला है लौटकर। दुनिया का हाल बहुत बुरा था। तख्ता के नाम पर कमजोर लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। बड़े परिवार में काली शक्तियों और बुरी शक्तियों का वास हो चुका था जो उसने हर गलत काम करवा रहे थे। दुनिया का ऐसा हाल देख कुछ फरिश्ते प्रथम बादशाह के पास आकर कहते हैं, प्रथम बादशाह, ऐसे तो दुनिया का अच्छाई के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। बुराइयों ने कितना अपना राज जमा लिया है। बादशाह की कुर्सी खाली होने पर वो शैतान अंगारा जिन ने कब्जा कर लिया है। सबको ऐसा लगता है अब नया बादशाह चुन लेना चाहिए। जब तक बादशाह नींद से जागकर वापस नहीं आता तब तक ये जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए, वरना बुराइयां यूं ही बढ़ती जाएगी और इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ये सुन प्रथम बादशाह कहते हैं,
उसके अलावा इन सब को कोई नहीं रोक सकता। इस बुराई को खत्म करने के लिए उसे ही वापस आना पड़ेगा, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। कुदरत ने खुद उसे चुना है इस धरती लोक की रक्षा के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। इसलिए कुदरत के उस काम के लिए उसे वापस लौटने होगा। अगर कुदरत की ये मर्जी ना होती तो वो अमृत कलश की सारी पवित्रता और शक्तियाँ उसे ना मिलती। कुदरत धरती की रक्षा और बुराई पर अच्छी की जीत के लिए एक नया अवतार लाना चाहती थी, इसलिए उसे वो दैविक शक्तियाँ मिली जिसके लिए चारों तरफ तूफान आया था और उस मासूम की बलि चढ़ी जिसकी इन सब में कोई गलती नहीं थी, पर यही नियति थी, उसकी बलि तो चढ़नी थी, क्योंकि उसकी बलि से ही आएगा एक नया अवतार जो करेगा बुराई पर अच्छी की जीत। और अब उस अवतार के जागने का वक्त आ चुका है, उसके लौटने का वक्त आ चुका है। अब वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक देवता भी है, दैविक शक्तियों का स्वामी है। परीलोक और धरती लोक का रक्षक नया देवता है। परीलोक के देवता रक्षक की कुर्सी खाली थी, उस कुर्सी का असली हकदार, असली वारिस आ चुका है। कुदरत ने खुद उसे इस काम के लिए चुना है। अब वो सिर्फ जिन्नात का बादशाह नहीं बल्कि परीलोक का रक्षक देवता भी है। अब उसके आगे सिर्फ जिन या दुनिया नहीं बल्कि फरिश्ते भी सिर झुकाएंगे। यही है उसका नया अवतार। अब वक्त आ गया है देवता के जागने का, बहुत सो लिया वो, अब उसके जागने का समय वापस आ चुका है। ये सुन एक फरिश्ता कहता है, इसका मतलब जिसे भी वो अमृत कलश मिलता वो परीलोक का नया देवता होता, इसलिए उस कलश को पाने के लिए इतनी तबाही मची। ये सुन प्रथम बादशाह कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो कलश बना ही था परीलोक के देवता को बुलाने के लिए। जब परीलोक के देवता और रक्षक की कुर्सी खाली हुई तो परीलोक का सुरक्षा कवच टूट गया। कितनी मुसीबत आने लगी थी, बुराई बारी हो रही थी पूरे परीलोक पर। तब सब परियों और फरिश्तों में मिलकर नए देवता का आगमन करना शुरू किया और अपनी ओर देवताओं की मदद से सारी अच्छी और दैविक शक्ति इकट्ठा कर नए देवता को तैयार करना शुरू किया। पर एक गलती की वजह से देवता तो नहीं प्रकट हुए, पर सारी शक्तियाँ जो एक देवता को मिलने वाली थी जिसे नया देवता प्रकट होता, वो सारी शक्तियाँ उस कलश में कैद होकर रह गई और बन गया वो कलश सबके लिए खतरा। इस कलश को पाने के लिए परीलोक पर हमला होने लगा और परीलोक खतरे में आ गया। इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली थी सुरक्षा के लिए। और जो पहले देवता थे परीलोक के, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये कलश किसी खास इंसान के लिए आया है, किसी खास मकसद के लिए, और सही समय आने पर ये खुद उसे ढूंढ लेगा और खुद उसे अपने तक खींच लेगा। इसे बस हर काली शक्ति और बुरी नजरों से बचाकर छुपा कर रखना है। जब इसका वक्त आएगा तो ये अपने वारिस को खुद ढूंढ लेगा। और उस पर उन्होंने एक ऐसा कवच डाला कि कोई भी काली शक्ति ना उसे महसूस कर पाए, ना छू पाए। इस कलश को सिर्फ वही महसूस कर सकता था और छू सकता था जो इसका वारिस है, जिसके लिए ये कलश आया है, और सही वक्त आने पर ही खुद ही उस तक पहुंच जाएगा। पर उसके लिए उस पवित्र आत्मा की बलि चाहिएगी जो इस कलश के वारिस के सबसे करीब होगी। और किस्मत से वो पवित्र आत्मा और कोई नहीं बल्कि खुद बादशाह की मोहब्बत निकली, और उसकी बलि ने तो अंत ही बदल कर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले ही देवता की कुर्सी 2000 सालों से खाली थी। देवता की सुरक्षा की छत्र छाया से वंचित थे परीलोकवासी, क्योंकि जिस पवित्र आत्मा की जरूरत इस बलि के लिए थी वो उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। पर किसे पता था और 200 साल के लिए देवता से वंचित रहेगा परीलोक। पर अब नहीं, अब बस बहुत वांछित रहा परीलोक देवता की छत्र छाया से। अब वक्त आ चुका है देवता के लौटने का। ये सुन फरिश्ता कहता है, पर उसे तो सिर्फ उसकी महबूबा ही जग सकती है और कोई नहीं, और उसका तो शायद जन्म भी अब तक नहीं हुआ है। फिर कैसे जागेंगे वो? ये सुन प्रथम बादशाह कहते हैं, उसका जन्म हो चुका है और अब वक्त आ चुका है उसे उसकी किस्मत तक लेकर आया जा सके। उसे उसकी किस्मत उसके बादशाह तक वापस लौट कर आना होगा, उसे उसकी नियति तक लाना होगा। वही दूसरी ओर धरती लोक पर दामिनी ले घर जयपुर में दामिनी का भाई रणदीप सिंह कहता है, सब लोग सामान बांधो और तैयारी कर लो, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। ये सुन रणदीप की पत्नी शगुन कहती है, कहाँ जा रहे हैं जी? ये सुन रणदीप कहता है, मेरा एक दोस्त जो काफ़ी अमीर और पावरफुल है वो अभी इंडिया में शिफ्ट हुआ है। पहले वो कन्नडा में रहता था, अब वो वापस अपने शहर दिल्ली में आ चुका है और उसने अपनी वापस रिटर्न की खुशी में बड़ी सी पार्टी दी है जिसमें उसने सबको बुलाया है, पूरे परिवार को। वो मेरे पूरे परिवार से मिलना चाहता है
और उसका बेटा है जिसकी शादी वो हमारे परिवार में से एक लड़की से करना चाहता है ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम लोग भी काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे वैसे नहीं बल्कि टॉप 5 में आते हैं। टॉप 5 का पावरफुल परिवार है वो लोग, और उसने रिश्ता जोड़कर हम लोग नहीं टॉप 5 में आ जाएंगे। ये सुन शगुन कहती, फिर तो हमारी बेटी से ही रिश्ता होना चाहिए उनके बेटे का। हमारी बेटी किसी से कम थोड़ी है और उनके बेटे के काबिल वही हैं हमारे पूरे परिवार में। ये सुन शगुन की देवरानी माया कहती है, अरे वाह भाभी, कैसी बात करती है, मेरी बेटी भी किसी से कम थोड़ी है और कितनी खूबसूरत भी है। माया रणदीप के छोटे भाई आकाश की बीवी थी। माया की बात सुन शगुन कहती है, वो तो वहां जाकर पता चलेगा। उनकी बातें सुन रणदीप परेशान होते हुए कहता है, अब जल्दी करो, आज शाम ही निकलना है, अपना झगड़ा बाद में कर लेना। ये सुन दोनों एक दूसरे को मुंह मोड़ कर देखती हैं और पैकिंग करने चली जाती हैं। उन दोनों यूं जाते देख आकाश कहता है, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता भैया। ये सुन रणदीप कहता है, दोनों लड़के कब तक आ रहे हैं, कुछ पता चला? ये सुन आकाश कहता है, बोला है उन लोगों ने वो सीधा दिल्ली ही आएंगे। ये सुन रणदीप कहता है, ठीक है। आकाश आगे कहता है, भैया दामिनी और परी का क्या करें, उसे भू पता ले चलना है क्या? ये सुन रणदीप कहता है, हाँ उन्हें भी ले चलते हैं। यहाँ अकेले रुककर क्या करेगी, साथ रहेगी तो कुछ काम आएगी। यहाँ अकेले रही तो कहीं उस राज तक ना पहुँच जाए, कोई भरोसा नहीं है। दामिनी को वैसे भी शक है, कहीं हमारे पीछे से सच तक पहुँचने की ना करे, इसलिए साथ ले चलो उन्हें भी। ये सुन आकाश कहता है, ठीक है, मैं उन्हें भी तैयारी करने को कहता हूँ। इतना कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में सारा परिवार बाहर लॉन में तैयार खड़ा था निकलने के लिए। दामिनी आकाश से कहती है, भैया यहाँ पापा अकेले हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? मैं और परी रुक जाते हैं, पापा के पास हमारा जाना जरूरी है क्या? ये सुन आकाश कहता है, अगर जरूरत नहीं होती तो बड़े भैया साथ ले जाने को नहीं कहते, और पापा वैसे भी हॉस्पिटल में हैं, वहाँ ध्यान रखने के लिए उनका पूरी डॉक्टर की टीम है, हमारी ज़रूरत नहीं है। ये सुन दामिनी कुछ नहीं कह पाती। सभी लोग आ चुके थे और गाड़ियों में बैठ निकल चुके थे। रणदीप की बेटी सन्ना और आकाश की बेटी काया दोनों ही अपनी अलग स्पोर्ट कार में जाती हैं। दोनों बहनों को बहुत ही घमंड था अपनी खूबसूरती पर, उनके हिसाब से उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। वही उन दोनों की माँ को भी अपनी बेटियों की खूबसूरती पर बहुत घमंड था। सफ़र शुरू हो चुका था, सभी लोग निकल चुके थे। वही दूसरी ओर प्रथम बादशाह खुद से कहते हैं, तो नियति अपना काम शुरू कर चुकी है, उसे ले जा रही है उसकी किस्मत तक, उसकी असली मंजिल तक। वक्त आ चुका है दोनों के वापस लौटने का, बादशाह के वापस लौटने के एक नए अवतार और नए रूप के साथ। बादशाह को जगाने वाली उसकी मलिका उस तक जल्दी ही पहुंचने वाली है। वक्त करीब है, वो जागने वाला है। किस्मत का खेल, कुदरत का खेल शुरू हो चुका है, वो आने वाला है अपने नए